हेलो एवरीवन, एग्जाम वार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एनसीईआरटी भारत एवं विश्व का भूगोल जो दृष्टि पब्लिकेशन की बुक है उसके प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों, इस बुक में 6 to 12 तक एनसीईआरटी के बुक का चैप्टर वाइज प्रश्न दिया है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 6 के ज्योग्राफी की बुक जो है जिसका नाम पृथ्वी हमारा आवास है, इसके हम प्रश्नों को चैप्टर वाइज देखेंगे। दोस्तों, इसके प्रश्नों को हम जो है 2 वीडियो में कवर करेंगे। आज की इस वीडियो में हम इसके 4 चैप्टर कवर करेंगे, जिसमें आपका सौर मंडल में पृथ्वी, दूसरा चैप्टर है ग्लोब और अक्षांश देशांतर, और आपका तीसरा चैप्टर है पृथ्वी की गतियां, चौथा है मानचित्र। इसके इन 4 चैप्टर का हम प्रश्न देखेंगे। दोस्तों, ये बहुत अच्छी बुक है, इसमें आप बहुत अच्छी तरीके से सारे प्रश्न दिए हैं, तो आप वीडियो को लास्ट तक ध्यान से जरूर देखिएगा और ये सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न देखते हैं। क्लास 6 का जो ज्योग्राफी का बुक है उसका पहला चैप्टर है सौर मंडल में पृथ्वी। इसके प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से खगोलीय पिंड है? निम्नलिखित में से कौन से खगोलीय पिंड है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, यानी सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, ये सब क्या है? खगोलीय पिंड हैं। डिटेल देखते हैं। सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, उल्का पिंड तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। ठीक है, खगोलीय पिंड किसे कहते हैं? सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, उल्का पिंड तथा वे सभी वस्तुएं जो रात में के समय आसमान में चमकती हैं सारी खगोलीय पिंड कहलाती हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं? किन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिनके पास अपनी उष्मा तथा प्रकाश होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे तारा कहा जाता है। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं, ये गैसों से बने होते हैं, इनके पास अपनी उष्मा तथा प्रकाश होता है जिसको वे बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य भी क्या है? एक तारा है। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तारों के विभिन्न समूहों के द्वारा बनाई गई विविध आकृतियां क्या कहलाती हैं? तारों के विभिन्न समूहों के द्वारा बनाई गई विविध आकृतियां क्या कहलाती हैं? तो उसे नक्षत्र मंडल कहा जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रात्र में आसमान की ओर देखते समय तारों के विभिन्न समूहों के द्वारा बनाई गई आकृतियां दिखाई देती हैं, इन्हें ही नक्षत्र मंडल कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष से संबंधित अर्सा मेजर या बिग बियर का संबंध किससे है? अंतरिक्ष से संबंधित अर्सा मेजर या बिग बियर का संबंध किससे है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नक्षत्र मंडल से है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डिटेल देखते हैं इसके बारे में। अर्सा मेजर या बिग बियर एक प्रकार का नक्षत्र मंडल है। स्मॉल बियर या सप्तऋषि यानी 7 तारों का समूह बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है। सप्तऋषि या स्मॉल बियर या एक बड़े नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किन खगोलीय पिंडों को ग्रह कहा जाता है? किन खगोलीय पिंडों को ग्रह कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिनके पास अपनी उष्मा एवं प्रकाश नहीं होता एवं जो तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं वो क्या कहलाते हैं? उन्हें ग्रह कहा जाता है। ग्रह की परिभाषा क्या है? जिनके पास अपनी उष्मा एवं प्रकाश नहीं होता एवं जो तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं उष्मा नहीं होती है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। ग्रह, जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाले। जैसे पृथ्वी क्या है? पृथ्वी ही भी एक ग्रह है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है, पृथ्वी एक ग्रह है तथा यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं उष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। ठीक है, सही है। यानी ग्रह क्या होता है? तारों से क्या करते हैं? उष्मा प्राप्त करते हैं। तो सूर्य भी क्या है? सूर्य तारा है, तो और पृथ्वी ग्रह है, तो ये सही है। पृथ्वी सूर्य से दूरी के हिसाब से चौथा ग्रह तथा आकार में तीसरा बड़ा ग्रह है। देखिए, दूरी के हिसाब से जो है पृथ्वी जो है चौथा नहीं तीसरा ग्रह है। दूरी के हिसाब से अगर देखेंगे, पहला आपका बुध आता है, उसके बाद आपका शुक्र आता है, उसके बाद तीसरे नंबर पर आपका पृथ्वी आता है। ठीक है, तथा आकार में तीसरा बड़ा ग्रह। आकार में तीसरा बड़ा ग्रह नहीं है,
आकार में पृथ्वी का कौन सा स्थान है? तो आपका पांचवा है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति ग्रह है। उसके बाद आपका कौन सा ग्रह? शनि ग्रह है। और उसके बाद आपका आता है अरुण, उसके बाद आपका वरुण, और पांचवें नंबर पर आता है क्या आता है? पृथ्वी आता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल एक इसका सही है। डिटेल देखते हैं। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं उष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जो कि पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होगी। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह तथा आकार में क्या है? पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के आधार पर ग्रहों का सही क्रम चुनिए। सूर्य से बढ़ती दूरी के आधार पर ग्रहों का क्रम ध्यान किए, अक्सर पूछा जाता है सब एग्जाम में, तो हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट। सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? बुध है। उसके बाद कौन सा है? शुक्र है। उसके बाद पृथ्वी आता है, उसके बाद मंगल आता है, और उसके बाद कौन सा आता है? बृहस्पति ग्रह। उसके बाद आपका शनि, और उसके बाद अरुण, और आपका वरुण ग्रह आता है। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए ग्रहों में से कौन से आंतरिक ग्रह है? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नीचे दिए गए ग्रहों में से कौन सा आंतरिक ग्रह है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। 1, 2 एवं 3, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो, यानी बुध, शुक्र, मंगल, ये क्या है? आपका आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। इसके बारे में हम डिटेल देखते हैं। वे ग्रह जो सूर्य के नजदीक हैं एवं चट्टानों से बने हैं आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। इन ग्रहों का नाम क्या है? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। इन्हें क्या कहता है? इन्हें आपका पार्थिव ग्रह के नाम से भी जाना जाता है, यानी जो पृथ्वी के समान दिखते हैं, चट्टान से बने होते हैं, इन्हें पार्थिव ग्रह या आंतरिक ग्रह कहा जाता है। और बाकी जो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण है, ये आपका बाह्य ग्रह कहलाते हैं। कैसा ग्रह? बाह्य ग्रह कहलाते हैं, और ये गैसीय ग्रह होते हैं। ठीक है, ये चट्टान से गैसीय ग्रह होते हैं। आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए ग्रहों में कौन सा बाह्य ग्रह है? वही प्रश्न आ गया। देखिए, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बृहस्पति, नेपच्यून यानी वरुण, शनि, यूरेनस यानी अरुण, ये सब क्या है? आपका बाह्य ग्रह कहलाते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाह्य ग्रह सूर्य से बहुत दूर हैं तथा बहुत बड़े आकार के हैं। ये गैस और तरल पदार्थों से बने हैं। बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून क्या है? आपका ग्रह है, यानी बाह्य ग्रह है। इसे ही आपका गैसीय ग्रह के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, ये एकदम एग्जैक्ट जो है एनसीईआरटी के सारे प्रश्न हैं। आप बुक उठा के देखिएगा, ए टू जेड जो है सारे बुक से ही है सारे। नीचे दिए गए कथन एवं कारण पर विचार कीजिए। नीचे दिए गए कथन एवं कारण पर विचार कीजिए। कथन कह रहा है, कथन यह है, बुध का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल सौर मंडल के सभी ग्रहों में सबसे कम है। और कारण आर है, बुध सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। यानी बुध का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल सौर मंडल के सभी ग्रहों में सबसे कम है, और ये क्या है? सबसे नजदीक ग्रह है। बुध सौर मंडल में सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है, सभी को पता है, और ये क्या है? सबसे छोटा भी ग्रह है। और इसी कारण इसका सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल सबसे कम, यानी 88 दिन का होता है। कितना होता है? 88 दिन का होता है। आगे बढ़ते हैं। सौर मंडल में किन दो ग्रहों के बीच क्षुद्र ग्रह पट्टी पाई जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अक्सर पूछा जाता है। सौर मंडल में किन दो ग्रहों के बीच क्षुद्र ग्रह या पट्टी पाई जाती है? तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मंगल और बृहस्पति के बीच क्या पाया जाता है? आपका क्षुद्र ग्रह पाया जाता है। यह अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहते हैं। इनकी परिभाषा भी ध्यान रखिएगा। ये ग्रह मंगल, बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह के ही भाग होते हैं जो वर्षों पहले विस्फोटक के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए। ये ग्रहों के भाग होते हैं जो क्या हो, उससे टूट के अलग हो गए हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मंगल और बृहस्पति के बीच कौन सा क्षुद्र ग्रह पाया जाता है? इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। हमारे सौर मंडल में सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह अवस्थित है? यानी सूर्य से दूरी के क्रम पूछा, सबसे दूर कौन सा है? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेपच्यून, यानी वरुण जो है, अभी बताया मैंने, वरुण जो है सबसे क्या है? दूर स्थित है। देख लेते हैं। क्रम अक्सर ध्यान पूछा जाता है।
सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों की स्थिति क्या है? सबसे नजदीक कौन सा? बुध, उसके बाद आपका शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून है। ठीक है, और सबसे नजदीक बुध और सबसे दूर कौन सा है? आपका नेपच्यून है। वर्ष 2006 में अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ ने अपनी बैठक में यह निर्णय लिया कि प्लूटो, जो पहले आपका ग्रह था, सिरस व 2003 यूबी 313 जैसे खगोलीय पिंडों को बौने ग्रह की श्रेणी में रखा जा सकता है। यानी जो प्लूटो पहले ग्रह था, इसे अब बौना ग्रह की श्रेणी में रख दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, नीचे दिए गए कथन एवं कारण पर विचार कीजिए। ठीक है, देखते हैं। कथन ए कह रहा है पृथ्वी के आकार को भू-आभ भी कहा जाता है। पृथ्वी के आकार को भू-आभ कहा जाता है, और कारण है पृथ्वी ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, पृथ्वी की अगर आकार पूछा तो कैसा है? पृथ्वी का अपना ही आकार है, जिसे भू-आभ कहते हैं, और ये क्या होता है? ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, और आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। इसके बारे में हम डिटेल देखते हैं थोड़ा। पृथ्वी ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, यही कारण है कि इसके आकार को भू-आभ कहा जाता है। भू-आभ का अर्थ होता है पृथ्वी के समान आकार, यानी पृथ्वी का अपना ही आकार है, पृथ्वी के समान आकार। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडी है, यहाँ जल एवं वायु की उपस्थिति जो जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी की आकृति पूछा जाए तो भू-आभ आकृति है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन पूछ रहा है। पहला कह रहा अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी हरे रंग की दिखाई देती है। दूसरा कह रहा पृथ्वी का रंग हरा हमें यहाँ के वनों के कारण दिखाई देता है। सभी को पता है पृथ्वी कैसे दिखाई देती है? नीला दिखाई देती है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है, क्योंकि पृथ्वी की 2/3 सतह जल से ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, और इसमें जो है 2/3 जल से ढका हुआ है, और इसे नीला ग्रह कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सौर मंडल का निर्माण किससे मिलकर होता है? सौर मंडल का निर्माण किससे मिलकर होता है? तो ऑप्शन डी, ग्रह, उपग्रह, सूर्य, उल्कापिंड, इन सबको मिलाकर क्या कहते हैं? इससे क्या बनता है? आपका सौर मंडल बनता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्रग्रह, उल्कापिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया कौन होता है? तो सूर्य होता है। आप सभी को पता होगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला कहा सूर्य का खिंचाव बल सौर मंडल को बांधे रखता है। दूसरा है सूर्य सौर मंडल के लिए प्रकाश एवं उष्मा का मुख्य स्रोत है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोनों सही है, यानी सूर्य का खिंचाव बल सौर मंडल को क्या करता है? बांधे रखता है, और सूर्य सौर मंडल के लिए प्रकाश एवं उष्मा का मुख्य स्रोत है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगर इसके प्रश्नों को कर लिया ना, तो आपको जो है एनसीईआरटी की बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, सारा कुछ इसमें दिया हुआ है। डिटेल देखते हैं। सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है, वह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैस से बना है। इसका खिंचाव बल इससे सौर मंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौर मंडल के लिए प्रकाश एवं उष्मा का मुख्य स्रोत है। हम सूर्य की अत्यधिक तेज उष्मा को महसूस करते हैं, क्योंकि यह पृथ्वी के क्या है? सबसे नजदीक का तारा होने के बावजूद हमसे लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। कितना? 15 करोड़ किलोमीटर। इसी कारण सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में 8 मिनट का समय लगता है। ये पॉइंट्स भी ध्यान रखिएगा, अक्सर पूछा जाता है ये। अगला प्रश्न है, सौर मंडल के ग्रह जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं, उनके रास्ते किस आकार में फैले हैं? सौर मंडल के जो ग्रह हैं सूर्य के चक्कर लगाते हैं, कह रहा किस आकार में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दीर्घ वृत्ताकार में चक्कर लगाते हैं। ठीक है, किसमें? दीर्घ वृत्ताकार में चक्कर लगाते हैं। सौर मंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घ वृत्ताकार रूप में फैले हुए हैं, ये कक्षा कहलाते हैं। इन्हें क्या कहलाता है? इन्हें कक्षा कहलाता है, यानी दीर्घ वृत्ताकार कक्षा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं? अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों कहा जाता है? शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह मानते हैं, क्योंकि यह आकार, घनत्व एवं व्यास में पृथ्वी के लगभग बराबर है। और शुक्र को और क्या कहा जाता है? इसे शाम का तारा और भोर का तारा भी कहा जाता है। और यह सौर मंडल का क्या है? सबसे गर्म ग्रह है।
देखिए सबसे नजदीक तो बुध है, लेकिन वो गर्म ग्रह नहीं है, क्योंकि वहां पे वायुमंडल नहीं पाया जाता है। और उसके बाद आपका शुक्र आता है, तो शुक्र जो है सबसे गर्म ग्रह होता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो सभी को पता है, कई बार आ चुका है, बुध। बुध जो है क्या है, पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह। और सबसे दूर कौन सा है? तो आपका सबसे दूर आपका वरुण है। अगला प्रश्न है, हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति सबसे बड़ा है। और सबसे छोटा कौन सा है? बुध है। ऑप्शन 1 इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, कौन से वे दो ग्रह हैं जिनका सौर मंडल के अन्य ग्रहों की तुलना में परिक्रमण विपरीत दिशा में है? कह रहा है सौर मंडल के अन्य ग्रहों की तुलना में परिक्रमण विपरीत दिशा में है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर, शुक्र और यूरेनस यानी अरुण। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए शुक्र और यूरेनस की परिक्रमण की दिशा अन्य ग्रहों से विपरीत है। शुक्र और यूरेनस घड़ी की सुई की दिशा में यानी क्लॉकवाइज घूमते हैं, जबकि जो अन्य ग्रह हैं वो क्या होते हैं? एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट। जैसे पृथ्वी वगैरह है, ये सब क्या कैसे इसकी दिशा क्या है? तो आपका एंटी क्लॉकवाइज है। और जो है शुक्र और यूरेनस जो है आपका ये क्लॉकवाइज है। ठीक है, दोनों ध्यान रखिएगा, ये अक्सर पूछा जाता है ये। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, पृथ्वी बृहस्पति शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। बृहस्पति शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं, सही है। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियां हैं, तो ये भी सही है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए ये सब डायरेक्ट प्रश्न बनता है कभी कभी, तो आप इसको सारे कथन को ध्यान से सुनिएगा। ऊपरी दोनों कथन सत्य हैं। पृथ्वी इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा, पृथ्वी से इन्हें देखा जा सकता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हमारे सौर मंडल में किन ग्रहों के पास एक भी चंद्रमा यानी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है? कह रहा है कि किसके पास एक भी उपग्रह नहीं है? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसके पास? 1 और 3, यानी बुध के पास नहीं है, और किसके पास नहीं है? शुक्र के पास नहीं है। ठीक है, बुध और शुक्र के पास क्या है? एक भी क्या है? चंद्रमा यानी उपग्रह नहीं है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारे वही बात ठीक। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए ग्रहों में सबसे अधिक यानी चंद्रमा प्राकृतिक उपग्रह किसके पास है? देखिए ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग दिया है, जो बुक में दिया है पुरानी एनसीईआरटी के, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बृहस्पति। देखिए वर्तमान की बात करें, वर्तमान में आपका सबसे अधिक चंद्रमा यानी उपग्रह किसके पास है? तो शनि के पास है। शनि के पास लगभग 145 ग्रह हैं। और इस समय जो है अभी हाल ही में फरवरी में 12 नए बृहस्पति के उपग्रह की खोज की गई है। तो बृहस्पति की इस टाइम समय जो है उपग्रहों की संख्या आपका 95 हो गई है। ठीक है, ये पॉइंट्स भी आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? पहला कह रहा है, उपग्रह अपने ग्रहों की परिक्रमा करते हैं, साथ ही सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं। तो सही बात है। पृथ्वी के उपग्रह चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास से आधा है। तो देखिए ये गलत है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिटेल देखते हैं इसके बारे में। उपग्रह को अंग्रेजी में सैटेलाइट कहते हैं, जिसका अर्थ होता है साथी या सहचर। ये उपग्रह अपने ग्रहों की परिक्रमा करने के साथ साथ सूर्य की परिक्रमा भी करते हैं। जो यानी जो ग्रह जिसके उपग्रह होते हैं उसकी भी परिक्रमा करते हैं और सूर्य की परिक्रमा भी करते हैं। तो कथन पहला सही है। अगला है, हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है यानी चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नजदीक है। तो इसलिए ऑप्शन क्या इसका दूसरा गलत हो जाएगा। इसमें क्या दिया था? दूसरे में क्या दिया था? ये आधा दिया था। आधा नहीं है बल्कि कितना है आपका? 1/4 है। ठीक है, पृथ्वी के व्यास का केवल क्या है? 1/4 है। आगे बढ़ते हैं। प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री कौन थे? प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री कौन? ऑप्शन सी आर्यभट्ट। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें देखते हैं, खगोलीय पिंडों एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वाले खगोल शास्त्री कहलाते हैं। खगोल शास्त्री परिभाषा, और आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथन एवं कारण पर विचार कीजिए। कथन दिया है ए, पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। दूसरा कह रहा है, चंद्रमा के द्वारा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में लगने वाला समय अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगने वाले समय से अधिक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए सही है, आर गलत है। यानी जो है पृथ्वी जो चंद्रमा का एक ही भाग हमें दिखाई देता है। इसके बारे में डिटेल लिखते हैं।
चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिनों में पूरा करता है। कितना? 27 दिनों में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में अपने अक्ष पर एक चक्कर भी लगभग इतने समय पर यह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। अतः चंद्रमा के द्वारा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में लगने वाला समय अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगने वाले समय के बराबर होता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। मतलब इसका मतलब है कि जितने समय अपना क्या अपने अक्ष पर चक्कर लगाता है, उतना चंद्रमा के द्वारा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में लगता है। दोनों क्या होता है? दोनों समय बराबर होते हैं, इसलिए क्या था? एक भाग दिखाई देता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, 20 जुलाई 1969 को रखे थे। ये पॉइंट से आप ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है। और नासा की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, जबकि एनसीईआरटी के जो पुस्तक है उसमें दिया है 21 जुलाई 1969, और वैसे आपका 20 जुलाई। ठीक है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 21 जुलाई, और जो नासा की जो वेबसाइट दिया है उसमें आपका 20 जुलाई। तो 20 जुलाई मानेंगे क्योंकि नासा का है। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। दूसरा है, खुले आकाश में फैली एक छोर से दूसरे छोर तक चौड़ी सफेद पट्टी जो कि लाखों तारों का समूह है, उसे आकाश गंगा कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी उपयुक्त दोनों सही है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उल्का पिंड कहते हैं। और खुले आकाश में फैली एक छोर से दूसरे छोर तक चौड़ी सफेद पट्टी जो कि लाखों ताराओं का समूह, उसे क्या कहता है? आकाश गंगा कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं डिटेल। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों क्या उल्का पिंड कहते हैं, सही है। खुले आकाश में एक छोर से दूसरे छोर तक फैली चौड़ी सफेद पट्टी जो कि चमकदार रास्ते की तरह दिखाई देती है, यह लाखों तारों का समूह है, और यह पट्टी आकाश गंगा है। हमारा सौरमंडल आकाश गंगा का ही क्या है? एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई है। इस प्रकार इसका नाम आकाश गंगा पड़ा। लाखों आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। दोस्तों, चैप्टर 1 समाप्त हो गया। अब हम चैप्टर 2 पहुंचे हैं, जिसका नाम है ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। इसके पहले प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, विषुवत वृत्त के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। विषुवत वृत्त की यानी भूमध्य रेखा की बात कर रहा है। विषुवत वृत्त कितना होता है? 0 डिग्री होता है। पहला कह रहा है विषुवत वृत्त 0 अक्षांश को प्रदर्शित करता है, सही बात है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांशों का आकार घटता है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों को जाने पर क्या होता है? अक्षांशों का आकार घटता है, ये भी सही है। अगला कह रहा है विषुवत वृत्त से उत्तर या दक्षिण की ओर कोणीय दूरी की माप को देशांतर कहते हैं। कह रहा है विषुवत वृत्त से उत्तर और दक्षिण जो है कोणीय दूरी को क्या कहते हैं? देशांतर नहीं कहते हैं, इसे क्या कहा जाता है? अक्षांश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अक्षांश कहा जाता है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। 1 और 2 सही है, बाकी तीसरा गलत है। इसके बाद देखते हैं केवल कथन 1 और 2 सही है। विषुवत वृत्त से उत्तर या दक्षिण की कोणीय दूरी की माप अक्षांश कहते हैं। इसे विषुवत वृत्त से दोनों ध्रुवों की ओर अंशों में मापा जाता है। देखिए क्या होता है अक्षांश? ये आपका हो गया 0 डिग्री, जिसे आप किसे क्या कहते हैं? विषुवत रेखा कहते हैं। देखिए विषुवत रेखा को आधार मानकर मापी गई कोणीय दूरी को क्या कहते हैं? अक्षांश कहते हैं। और देखिए इस साइड भी और इधर भी ये आपका कोणीय दूरी जो है ये सब क्या अक्षांश कहलाते हैं, ये सारे अक्षांश। अब जो है अक्षांश रेखा क्या होता है? इन अक्षांशों को मिलाने वाली जो रेखाएं होती हैं उसे क्या कहते हैं? आपका अक्षांश रेखा कहते हैं। इसी इधर भी आपका जो मिलाएंगे ये सबका अक्षांश रेखा कहते हैं। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट। और जो ऐसे होता है उसे क्या होता है? देशांतर रेखा होता है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थिति सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश वृत्त कहा जाता है। विषुवत वृत्त एक काल्पनिक वृत्त है जो पृथ्वी के 2 बराबर भागों में, पृथ्वी को क्या कहता है? 2 बराबर भागों में बांटता है आपका, ये आपका विषुवत जो वृत्त होता है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांशों का आकार घटता है। इसके ऊपर जाने पर क्या होता है और इधर जाने पर क्या होता है? अक्षांशों का आकार क्या होता है? घटता है। अगला प्रश्न है, नीचे दिया गया सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। रेखाएं दी है और पूछ रहा अक्षांश। कर्क रेखा सभी को पता है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को, और उत्तर ध्रुव वृत्त ये कितना होता है? तो आपका होता है 23.5 डिग्री
साढ़े 66 डिग्री उत्तर, और दक्षिण ध्रुव क्या होता है आपका, होता है 66.5 डिग्री दक्षिण। देखिए ये मान लीजिए आपका पृथ्वी है, ये आपका 0 डिग्री, और उसके बाद इधर जो रेखा है उत्तरी उत्तरी गोलार्ध में, तो ये आपका जो ये रेखा है 23.5 डिग्री, ये आपका कर्क रेखा, और इसके नीचे आपका जो 23.5 डिग्री आपका दक्षिणी गोलार्ध में है, ये आपका क्या होता है मकर रेखा, और इसके ऊपर आपका उत्तर ध्रुव वृत्त होता है, और उसके बाद आपका जो नीचे होता है 66.5 डिग्री दक्षिण, ये आपका दक्षिण ध्रुव वृत्त होता है। ठीक है, इस हिसाब मिला लीजिएगा। विषुवत वृत्त, देखिए जो विषुवत वृत्त के 66 डिग्री 66.5 डिग्री उत्तर में जो उत्तर ध्रुव होता है उसे क्या कहता है आर्कटिक वृत्त कहा जाता है, और जो दक्षिण में हो जाता है उसे अंटार्कटिक वृत्त कहा जाता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। करा कौन सा सुमेलित नहीं है। पहला कहा कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच एक क्षेत्र शीत क्या जो का क्षेत्र होता है शीत कटबंधी होता है, गलत है। कर्क रेखा एवं विषुवत रेखा के बीच क्षेत्र का आपका शीतोष्ण कटबंध, ये भी गलत है। दक्षिण ध्रुव वृत्त एवं दक्षिण ध्रुव के बीच का क्षेत्र उष्ण कटबंधी, देखिए ये भी गलत है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त सभी इसमें क्या है आपका गलत है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में समझते हैं, यही हम समझ लेते हैं। ये आपका है आपका पृथ्वी, ये आपका हो गया 0 डिग्री, और ये आपका 23.5 डिग्री आपका ये कर्क रेखा, और ये आपका हो गया मकर रेखा। कर्क रेखा थोड़ा अच्छे से बना लेते हैं, ये पृथ्वी, ये आपका क्या हो गया भूमध्य रेखा, और ये आपका 23.5 डिग्री मान लेते हैं, ये कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री ये आपका हो गया मकर रेखा। ये जो क्षेत्र है ये आपका क्या होता है, ये आपका उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होता है। कैसा उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होता है। और उसके बाद उसके ऊपर जाएंगे हम, अगर ये 66 डिग्री 66.5 डिग्री हम मान लेते हैं, और इसके कर्क रेखा और 66.5 डिग्री के बीच में जो ये एरिया होता है, ये आपका क्या होता है, ये आपका शीतोष्ण कटिबंध होता है। क्या होता है, शीतोष्ण कटिबंध होता है। और इसके ऐसे इधर भी जो इधर 66.5 डिग्री तक ये आपका शीतोष्ण, और इसके ऊपर का जो ये एरिया होता है ये आपका शीत कटिबंध होता है। ठीक है, ये पॉइंट्स ध्यान रखिएगा, बस यही होता है। आगे बढ़ते हैं, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश वृत्त कहते हैं, और दूसरा कह रहा है सभी अक्षांश रेखाओं का आकार एक समान रहता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर वृत्तों को क्या कहते हैं अक्षांश वृत्त कहा जाता है। जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं अक्षांश रेखाओं का आकार घटता जाता है। इस प्रकार विषुवत वृत्त से उत्तर की ओर सभी समांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है, और विषुवत वृत्त से दक्षिण स्थित सभी समांतर रेखाओं क्या होता है दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। ये ऊपर जो होता है वो आपका उत्तरी अक्षांश, और नीचे आपका जो होता है आपका दक्षिणी अक्षांश। उल्लेखनीय कि अक्षांशों को अंशों में मापा जाता है, तथा दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है, लगभग 111 किलोमीटर। जो अक्षांश होते हैं इनके बीच की दूरी कितना 111 किलोमीटर होती है लगभग। अगला प्रश्न है, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाली संदर्भ रेखा को क्या कहा जाता है। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाली संदर्भ रेखा को क्या कहा जाता है, तो आपका ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाए, उसे देशांतर रेखा कहा जाता है। यानी ये जो ध्रुव है उत्तरी ध्रुव से और दक्षिण ध्रुव का जो रेखा जोड़ने वाली रेखाएं होती हैं इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें देशांतर रेखा कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी भी स्थान की सही स्थिति बताने के लिए अक्षांश के अलावा यह जानना आवश्यक होगा कि उत्तरी अक्षांश से दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाली देशांतरी यामनोत्तर से पूर्वी या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। यामनोत्तर के बीच की दूरी विषुवत वृत्त पर अधिकतम 111, जो देशांतर के बीच की दूरी 111.3 किलोमीटर, और ध्रुव पर क्या होता है न्यूनतम यानी 0 किलोमीटर होता है, क्योंकि ये दोनों ध्रुवों को मिलाती हैं। आगे बढ़ते हैं, किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार क्या होता है। किसी स्थान का मानक समय स्टैंडर्ड टाइम जो है निर्धारित करने का मानक क्या होता है, आधार क्या होता है, तो ये होता है आपका प्रमुख यामनोत्तर। ऑप्शन क्या हो जाएगा बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए देशांतरी यामनोत्तर की लंबाई एक समान होने के कारण इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था। तब सभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीनविच, जहां ब्रिटिश राज की वेधशाला स्थित है, से गुजरने वाली यामनोत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाएगी। इस यामनोत्तर को प्रमुख यामनोत्तर कहते हैं, तथा इसका मान 0 डिग्री है, अर्थात यह स्थान मानक समय निर्धारित करने का आधार बना। यहां से 180 डिग्री पूर्व 180 डिग्री पश्चिम का गणना करते हैं। देखिए ये आपका है
0 डिग्री। 0 डिग्री कहाँ से गुजरती है? तो आपका ग्रीनविच जो है ब्रिटिश वेधशाला वहां से गुजरते थे, इसलिए इसे ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। और ये क्या है? अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा है। और इसके इधर आपका क्या है? आपका पश्चिम 100 और इधर आपका पूर्व। अगला बढ़ते हैं, निम्नलिखित कथनों पर सत्य कथन पूछ रहा। ठीक है, पहला है प्रमुख यानोत्तर तथा 180 डिग्री यानोत्तर मिलकर पृथ्वी को समान भागों पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती हैं। सही बात है, 180 डिग्री एवं 180 डिग्री पश्चिमी यानोत्तर एक ही रेखा पर स्थित है, ये भी सही है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए इसका कहने का मतलब है ये जो प्रमुख यानोत्तर है यानी 0 डिग्री है, 0 डिग्री और 180 डिग्री, इसके पीछे ही आपका पृथ्वी गोल है, उसके पीछे आप देखेंगे ग्लोब पे तो उसके पीछे जो है वही आपका 180 डिग्री यानोत्तर मिलकर पृथ्वी को समान भागों यानी ये आपका ये हो गया आपका पूर्वी गोलार्ध, इधर आपका हो गया पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त दोनों कथन सत्य है। प्रमुख यानोत्तर 180 डिग्री यानोत्तर मिलकर पृथ्वी को दो समान भागों पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती हैं। इसलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व के लिए यानी पूर्व तथा पश्चिम के लिए पा का उपयोग किया जाता है। आपने देखा होगा 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिमी यानोत्तर एक ही रेखा पर स्थित है तथा 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। अंतरराष्ट्रीय तिथि यानी देखिए डेट का गणना किससे? 180 डिग्री और 0 डिग्री से किससे क्या किया जाता है? तो ये मानक समय रेखा है। दोस्तों इसी तरह हम सारे सब्जेक्ट और सारे क्लास के जो है प्रश्नों को हम देखेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथन एवं कारण पर विचार कीजिए। पहला कथन है ए, ग्रीनविच से पूर्व के स्थानों का समय ग्रीनविच समय से आगे होता है। कह रहा पूर्व के स्थानों का समय ग्रीनविच समय क्या होता है? से आगे होता है तथा पश्चिम के स्थानों का समय क्या होता है? पीछे होता है। सही बात है ये। पृथ्वी अपने काल्पनिक अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है, पूर्व से पश्चिम की ओर नहीं घूमती है। तो कैसे घूमती है? तो आपका जो है पश्चिम से पूर्व घूमती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ए सही है, आर गलत है। देखते हैं इसके बारे में। पृथ्वी अपने काल्पनिक अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, अतः वे स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में है, ग्रीनविच के जो पूर्व में है उनका समय ग्रीनविच से आगे होता है। यानी जो इधर है आपका, ये इधर है आपका पूर्व और इधर आपका पश्चिम, तो क्या होगा? उनका समय क्या होगा? आगे होता है। तथा जो पश्चिम में है उनका समय क्या होता है? पीछे होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि सूर्य किधर से निकलता है? तो आपका पूर्व की तरफ से निकलता है। अगला है, पृथ्वी को अपने अक्ष पर 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है? 1 डिग्री घूमने में कितना समय? तो आपका 4 मिनट अक्सर पूछा जाता है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, और 24 घंटे में 360 डिग्री, तो 1 घंटे में कितना आपका? 15 डिग्री घूमती है। और 1 घंटे में कितना? 60 मिनट होता है। और 15 मिनट घूमने में कितना? 60 मिनट। और 1 डिग्री घूमने में कितना? 4 मिनट लगता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, अक्सर पूछ लिया जाता है ये। यदि कोई स्थान ग्रीनविच से 20 डिग्री पूर्व में स्थित है, तब ग्रीनविच और उस स्थान के समय में कितना अंतर होगा? कह रहा है कि कोई स्थान यानी ग्रीनविच, इधर आपका मान लीजिए पृथ्वी है तो ये ग्रीनविच है, और इधर पूर्व कह रहा है ग्रीनविच से 20 डिग्री पूर्व में स्थित है, तब ग्रीनविच और उस स्थान के समय में कितना अंतर होगा? देखते हैं क्या होता है। 1 डिग्री बराबर कितना होता है? आपका 4 मिनट होता है। तो 20 डिग्री पूछ रहा है, तो 20 गुणे 4 मिनट 4 कर देंगे तो 80 मिनट आ जाए, यानी 1 घंटा 20 मिनट होगा। अगर ग्रीनविच के दोपहर में 12 बजे हैं तो उस स्थान पर दोपहर के 1:20 होगा। देखिए पूर्व में है तो समय क्या होगा? आगे होगा, और इधर वाला समय क्या होता है? पीछे होता है। तो ये आपका 0 डिग्री है। मान लीजिए अगर यहाँ पे 12 बज रहे हैं तो यहाँ इधर आगे पूर्व जाएंगे तो यहाँ पे आगे समय होगा, तो आपका आगे बढ़ेंगे 1:20 होगा। ठीक है, इस हिसाब से कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अगला, भारत के किस यामनोत्तर यानी देशांतर रेखा के स्थानीय समय को भारत का मानक समय रेखा कहा जाता है? यानी भारत का जो मानक समय रेखा है तो वो कितना है? तो आपका ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 82.5 डिग्री पूर्व। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में देखते हैं। भारत में गुजरात के द्वारका तथा असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में 1 घंटा 45 मिनट का अंतर है। कितना? 1 घंटा 45 मिनट अंतर है। इसलिए यह आवश्यक था कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाली किसी यामनोत्तर के स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाए। भारत में 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर को मानक यामनोत्तर माना गया है।
जो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर, जो कुछ स्रोतों में इलाहाबाद के नैनी में बताया गया, से होकर गुजरती है। और ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत का मानक समय ग्रीनविच के मानक समय से कितना आगे है? ग्रीनविच यानी 0 डिग्री, और कितना आगे है? 82.5 डिग्री है। तो आप इस हिसाब से निकालिएगा। अभी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका करेक्ट आंसर। 5 घंटा 30 मिनट, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, भारत का मानक समय रेखा यमुनोत्तर ग्रीनविच से 82.5 डिग्री पूर्व में है, अतः यहाँ समय ग्रीनविच के समय से 5 घंटा 30 मिनट है। इसलिए जब लंदन में 2 बजे होंगे, तब भारत में शाम के कितने बजते हैं? तो 7:30 बजते हैं। ठीक है, अब हम चैप्टर 2 समाप्त कर चुके हैं, अब चैप्टर 3 पे पहुंच चुके हैं। नाम क्या है इसका? पृथ्वी की गतियां। अब इसके प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। अब पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में गति को क्या कहते हैं? परिक्रमण कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। पृथ्वी अपने अक्ष पर जो घूमती है उसे क्या कहता है? उसे घूर्णन कहा जाता है। घूर्णन या उसे क्या कहा जाता है? परिभ्रमण कहा जाता है। और जो सूर्य के चारों तरफ घूमती है उसे क्या कहता है? उसे परिक्रमण कहते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर निरंतर घूमती रहती है और 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है, इसे क्या कहते हैं? घूर्णन कहते हैं। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। इस परिक्रमा को पूरा करने में 365 दिन 6 घंटे लगते हैं, अतः क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी है? अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा 23.5 डिग्री। सभी को पता है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, प्रदीप्त वृत्त किसे कहते हैं? प्रदीप्त वृत्त जो है किसे कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ग्लोब पर ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है। देखिए, पृथ्वी पर इधर आपका कभी इधर जो आपका दिन होता है, मान लीजिए इधर रात है, जो इसको विभाजित करता है वही आपका क्या कहलाता है? प्रदीप्त वृत्त कहलाता है। पृथ्वी सूर्य से क्या करती है? प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार गोले के समान है, इसलिए एक समय में सिर्फ आधे भाग पर ही रोशनी प्राप्त होती है। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऋतुओं में परिवर्तन का कारण है? अक्सर पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। ऋतुओं में परिवर्तन का कारण कौन सा है? तो ऑप्शन ए, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन। ऑप्शन ए इसका करेक्ट है, यानी जो परिक्रमण के कारण कह सकते हैं, परिक्रमण के कारण मौसम में यानी ऋतु परिवर्तित होती हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सामान्यतः एक वर्ष में गर्मी, सर्दी, वसंत एवं शरद ऋतुओं में बांटा गया है। एक वर्ष को ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। और अगर पूछा जाए दिन रात किसकी वजह से होता है, तो जो पृथ्वी घूर्णन करती है उसकी वजह से दिन रात होता है। अगला प्रश्न है, 21 जून को, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, 21 जून को पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधे पड़ती हैं। इसके परिणाम स्वरूप अधिक उष्मा प्राप्त होती है। इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन और तथा सबसे छोटी रातें होती हैं। पृथ्वी की इस अवस्था को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं उत्तर अयनांत कहते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका करेक्ट आंसर है। देखिए, समझते हैं इसके बारे में, हम ये सारा समझ लेते हैं। आपका 4 स्थिति बनती है, 4 स्थिति बनती है। यह आपका मान लीजिए पृथ्वी है और ये कर्क रेखा है। कर्क रेखा पर जब सूर्य कर्क रेखा पर होता है, और ये कब होता है आपका? ये 21 जून को होता है। इसे क्या कहते हैं? इसे उत्तरी अयनांत कहते हैं। और जब सूर्य जो है मकर रेखा पर होता है, यानी दक्षिण में होता है, मकर रेखा पर होता है, और ये क्या कहलाता है? ये आपका दक्षिणी अयनांत कहलाता है। दक्षिणी अयनांत कब होता है? ये आपका 22 दिसंबर को, डेट ध्यान रखिएगा, 22 दिसंबर को। अगर पूछा जाए उत्तरी गोलार्ध में, यानी ऊपर की इधर जो है सबसे बड़ा दिन 21 जून को, और नीचे जो है दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन तो 22 दिसंबर को होता है। उसके बाद आपका साल भर में 2 विषुव भी होता है। जब विषुव क्या होता है? जब सूर्य की किरण विषुवत रेखा पर होती है तो क्या होता है? आपका विषुव होता है, और ये साल भर में 2 बार होता है। कब कब होता है? आपका एक होता है 21 मार्च को। 21 मार्च को जो है सूर्य कहाँ पे होता है? भूमध्य रेखा पर, और ये क्या कहलाता है? तो इसे कहा जाता है बसंत विषुव कहा जाता है। और एक होता है आपका 23 सितंबर। 23 सितंबर को भी आपका भूमध्य रेखा पर होता है। इसे क्या कहा जाता है? इसे शरद विषुव कहा जाता है। तो चारों डेट आप ध्यान रखिएगा। आगे है, देखिए वही प्रश्न आ गया, दक्षिणी अयनांत। दक्षिणी अयनांत के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। दक्षिणी अयनांत दक्षिणी ध्रुव सूर्य की ओर झुका होता है। दूसरा है, सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती है, अभी हमने बताया। और दक्षिणी गोलार्ध पर छोटे दिन एवं लंबी रातें वाली ऋतुएं होती हैं।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 और 2 सही है। इसके बारे में देखते हैं हम। 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधे पड़ती हैं। चूंकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रातें वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। यानी सबसे बड़ा दिन दक्षिण गोलार्ध में 22 दिसंबर को होता है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिणी अनंत कहते हैं। कथन 1 और 2 सत्य है, जबकि कथन 3 असत्य है। उल्लेखनीय है कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। विषु के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? पहला कहा, इस अवस्था में सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधे पड़ती हैं। और अगला है, पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं और कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं होता। सही, अभी हमने पीछे बताया, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाए। विषु जो है 2 साल भर में 2 बार होता है, आपका 21 मार्च और 23 सितंबर को होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, लीप वर्ष अधिवर्ष में कितने दिन होते हैं? लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा, 366 दिन होते हैं। देखिए, पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में लगभग 365 दिन 6 घंटे लगते हैं। सुविधा के लिए हम 365 दिन गिनते हैं और 6 घंटे का समय छोड़ देते हैं। इस प्रकार 6 वर्षों में 24 घंटे अर्थात 1 दिन का अंतर हो जाता है। इस अंतर अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है और इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी 28 के बदले 29 का होता है और इस प्रकार हर चौथा वर्ष 366 दिन का होता है। इसे क्या कहते हैं? लीप वर्ष। देखिए क्या होता है, 305 जो ये 6 घंटा बचता है तो 6 गुणे आपका करें 4 तो 24 घंटे, तो ये 4 साल में आपका पूरा होता है, 1 दिन हो जाता है और 1 दिन को आपका फरवरी में जोड़ दिया जाता है और इसे क्या कहता है? इसे लीप वर्ष कहा जाता है। और ये कितने दिन का होता है? 366 दिन का होता है और 4 वर्ष में 1 बार होता है। ठीक है। अब हम चैप्टर 4 पे पहुंच गए हैं। इसका नाम क्या है? मानचित्र। मानचित्र से भी प्रश्न बनता है। भौतिक मानचित्र में किन्हें शामिल किया गया? तो भौतिक मानचित्र में आपका किसे शामिल किया गया है? तो उपयुक्त सभी, यानी पर्वत, पठार, मैदान, महासागर और देश या राज्य की सीमाएं, यानी इसमें अब सभी फिजिकल मैप में सभी आते हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों जैसे पर्वतों, पठारों, मैदानों, नदियों, महासागरों इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्र को भौतिक या उच्चवच मानचित्र भी कहा जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, राज्यों, नगरों, शहरों तथा गांवों को विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को क्या कहा जाता है? कह रहा है राज्यों, नगर, शहर, गांव, इनको दर्शाने वाले क्या कहा जाता है? उसे क्या कहा जाता है? राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। राज्यों, नगरों, शहरों तथा गांवों और विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, थीमेटिक मानचित्र में से किसे शामिल किया जाता है? थीमेटिक मानचित्र में से किसे किसे शामिल किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, यानी सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योग के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र आपके क्या कहलाते हैं? थीमेटिक मानचित्र कहलाते हैं। कुछ मानचित्र हमें विशेष जानकारियां प्रदान करते हैं, जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, रेलवे मानचित्र, वन तथा उद्योग आदि के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र। इस प्रकार के मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, मानचित्र के संदर्भ में किन दिशाओं को प्रधान दिग्बिंदु कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, यानी उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, पूर्व सभी को। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मानचित्र के 4 दिशाओं उत्तर, दक्षिण, पश्चिम को प्रधान दिग्बिंदु कहा जाता है। बीच की 4 दिशाएं उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम, इन बीच वाली दिशाओं की मदद किसी भी स्थान की सही स्थिति का पता लगाया जा सकता है। जैसे आपका ये क्या होता है, इधर क्या होता है? उत्तर होता है, नीचे आपका दक्षिण होता है, इधर आपका पूर्व होता है, इधर आपका पश्चिम होता है और इन सब के बीच में आपका ये सारी दिशाएं होती हैं। अगला प्रश्न है, मानचित्र के संदर्भ में रूढ़ प्रतीक किसे कहते हैं? रूढ़ प्रतीक किसे कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में अंतरराष्ट्रीय सहमति हो उसे क्या कहा जाता है? उसे रूढ़ प्रतीक कहते हैं। देखते हैं इसके बारे में। मानचित्र के 3 घटक होते हैं, कौन कौन से? दिशा, दूरी और प्रतीक। प्रतीक मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक है। कभी ऐसे पूछ लिया जाएगा कि मानचित्र कितने घटक? तो दिशा, दूरी और प्रतीक। प्रतीक मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक है। प्रतीकों के इस्तेमाल के द्वारा मानचित्र को आसानी से खींचा जा सकता है तथा इसका अध्ययन करना आसान होता है। मानचित्रों की एक विश्वव्यापी भाषा होती है। प्रतीकों के उपयोग के संबंध में अंतरराष्ट्रीय सहमति है। इन्हें रूढ़ प्रतीक कहा जाता है।
किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार में विभिन्न आकृतियों जैसे भवनों, सड़कों, पुलों और वृक्षों, रेल की पटरियों या कुओं को दिखाना संभव नहीं होता है। इसलिए वे निश्चित अक्षरों, छाया, रंगों, चित्रों तथा रेखाओं का उपयोग करके दर्शाए जाते हैं। ये प्रतीक कम स्थान से अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। आपने देखा होगा उसमें कहीं अगर पुल, वृक्ष इन सबको दर्शाना होता तो अलग अलग चित्रों का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला है, जो मानचित्र पैमाने पर आधारित न होकर याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होते हैं उन्हें रेखा चित्र मानचित्र कहते हैं। दूसरा है, एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, और सॉरी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक और दो दोनों सही हैं। यानी रेखा चित्र मानचित्र के अंतर्गत कच्चे आरेख को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाता है जो याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होता है। एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका कहलाता है। अतः दोनों कथन सत्य हैं। ठीक है दोस्तों, 4 चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं और इसके आगे के चैप्टर के प्रश्नों को हम अगली वीडियो में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।